सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली अगर हम बात करें तो किस चीज के केमिस्ट्री, पूरा का पूरा यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी। वैसे हम लोगों ने बॉन्ड पढ़ा है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में कौन आते हैं? वंडरवल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। सो अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो यूजुअली होते हैं उनको अगर आपको डिसोसिएट करना हुआ तो एनर्जी आपकी 50 से 90 किलो जूल पर मोल लगता है, किलो कैलोरी पर मोल लगता है। जबकि अगर आपको डिसोसिएट करना आयनिक बॉन्ड को तो 5 से 10 किलो कैलोरी पर मोल में वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस सबका है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का भी इंपॉर्टेंस है और वीक बॉन्ड का भी इंपॉर्टेंस है। हम लोग के बॉडी में पूरा वीक बॉन्ड से स्टेबल है सिस्टम ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा पूरा सिस्टम बना कर रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है बट वीक बॉन्ड का इंपॉर्टेंस देखोगे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम यहाँ बात करें पूरे कंपाउंड की, सो एक वर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एनीबॉडी? बहुत सिंपल सा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसे बनता है? पूरा बॉन्डिंग पढ़ा है ना? हाँ, सो तो बताओ कैसे होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है? एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए, और दूसरा स्पीसीज जिसके पास एटलीस्ट एक वेकेंट ऑर्बिटल हो एक्सेप्ट करने के लिए। सो मतलब कह सकते हैं कि डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। डोनर के पास मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए जो बॉन्डिंग में ना हो, नॉन बॉन्डेड पेयर होगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो हेड किधर रहेगा? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो इसको हम लोग डोनर एक्सेप्टर बोलते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगाओगे तो यहाँ पे डोनर कौन होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। और एक्सेप्टर कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। यूजुअली हम लोग ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल की जब बात करोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा कि यूजुअली जो ट्रांजिशन मेटल है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उनका हायर टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। जबकि यही बात एस ब्लॉक की करोगे और पी ब्लॉक की, तो एस की तो बहुत कम है, पी की कुछ है, बट डी की बहुत ज्यादा है, एफ की भी थोड़ी कम है, रिलेटिवली डी की सबसे ज्यादा है। तो ऐसा क्या चीज होता होगा जो डी ब्लॉक को इतना प्रमोट करता है कॉम्प्लेक्स बनाओ, ताबड़तोड़ कॉम्प्लेक्स बनाओ? कौन सा कंडीशन में करता होगा? बताओ बताओ। डी ब्लॉक को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रेरित करने वाले, उनको मोटिवेट करने वाले स्पीसीज का मतलब फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। तीसरा, इनके पास क्या होता है? हाई न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स उनके इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है। तो शील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो डोनर आसानी से आएंगे, है ना। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हाई न्यूक्लियर चार्ज और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको ज्यादातर प्रमोट करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये चीज आप देखोगे एस ब्लॉक में नहीं है। एस ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं है, जो है पूरा भरा है, एस पूरा भरा है। पी में जाओगे तो समवॉट वेरिएबल मिलता है, कुछ जगह वेरिएबल मिलेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बट वहाँ न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल ही आते हैं। एस सब सेल और पी सब सेल में आपका अल्टीमेट सेल आता है, तो अल्टीमेट सेल की सील्डिंग अच्छी होती है। डी में जाओगे तो पेनल्टीमेट आता है, वहां पे सील्डिंग पुअर हो गई। पेनल्टीमेट आता है, अब एंटी पेनल्टीमेट एफ में आता है। बट एफ क्योंकि बहुत ज्यादा कोर में होता है तो उनकी रिएक्टिविटी उतनी हाई नहीं है, रेयर अर्थ एलिमेंट में रिएक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। तो वहां पे देखोगे कॉम्प्लेक्स बनते हैं बट लिमिटेड बनते हैं। तो मेनली हमें जो कॉम्प्लेक्स देखोगे सब कहाँ मिलेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। डी ब्लॉक एलिमेंट कहना उचित है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहना उचित है? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक भी लिमिटेड। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होंगे उसमें आपका कैडमियम, जिंक और मरकरी भी आएगा, उस तो वेरिएबल नहीं शो करता ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोलेंगे दे आर मतलब हैवीली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाने जाएंगे दो चीज आएगा अपने पास, एक वर्ड आएगा सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? जब कभी एसिड प्लस बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट की कैटेगरी, कई टाइप के सॉल्ट होते हैं अपने पास, अगर हम क्लासिफाई करने जाएं तो हम कितने टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं? देखो, एक सिंपल सॉल्ट होता है, दूसरा मिक्स सॉल्ट। डबल अभी नहीं आएगा, मिक्स में डबल और कॉम्प्लेक्स आएगा। सिंपल सॉल्ट जो होता है, आप चलो यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। जो डेफिनेशन नहीं लिखना उसको नहीं लिखेंगे, हम सीधे अपने काम की बात करेंगे। सो अगर हम बात करेंगे सॉल्ट की, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्ट। पहला हमारा क्या होता है सॉल्ट में? सिंपल सॉल्ट कह सकते हो या सिंगल सॉल्ट कहा जाता है, सिंपल सॉल्ट। और दूसरा होता है हमारा मिक्स सॉल्ट। ठीक है। सिंपल सॉल्ट के बाद अगला आएगा हमारा मिक्स्ड सॉल्ट।
अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं जब कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा इसको। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब काफी डिटेल में करने का इसलिए सेंस है क्योंकि इससे 6 क्वेश्चन, 5 मिनिमम आते हैं, 6 भी आते हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज में। अगर आपका गलत हो गया तो फिर वही है, 40 क्वेश्चन सही करने थे, एक इसी गलत हो गए, तो बाकी तो अपना एक एक ठुलेंगे ना। इनऑर्गेनिक फिजिकल उसमें भी तो गलत होने के चांस है। सबसे अच्छा समझने वाला चैप्टर ये है, ये सबसे इजी है और यहाँ पे आपको समझ बहुत आसानी से आएगा, ठीक है। सो चलो जरा शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सिंपल सॉल्ट? सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? जब कोई एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। वैसे आप देखोगे सॉल्ट मतलब सॉल्ट बेस, यहाँ आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। अब अपने पास कई कैटेगरी है इस सॉल्ट और वाटर बनने के प्रोसेस में। 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एसिडिक सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट में क्या आएगा? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, और उसके बाद एक क्या आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये तीनों चीज आपने देखा है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, साल्ट हाइड्रोलिसिस, वहीं आता है ना। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? जो स्ट्रांग होगा वही उसका नेचर होगा, स्ट्रांग एसिड वीक बेस से ना। तो इसका सॉल्ट स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस को अगर मिला दिया जाए तो क्या, अब डब्ल्यू का वेस्ट बंगाल नहीं है, वीक बेस है वो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ। अगर हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्ट है तो उसका एग्जांपल क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो इसका जो सॉल्ट होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड होगा। ये और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड का सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। जो भी एसिड है स्ट्रांग होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए? वीक। वहां पे उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। अगर हम वीक बेसिक सॉल्ट की बात करें तब वीक एसिड हो जाएगा प्लस स्ट्रांग बेस हो जाएगा ना। एग्जाम्पल बताइए कोई। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है ना, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रांग बेस है। अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो दोनों क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, NaCl हो गया, KCl हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब आते हैं। हमें इस पे बहुत फोकस नहीं करना, बट हाँ जब क्लासीफाई करें तो एक एक एग्जांपल पता रहे कि सॉल्ट ऐसे भी होते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। अब जब हम मिक्स सॉल्ट की बात करेंगे तो बच्चों, तो मिक्स सॉल्ट कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक सॉल्ट को आपस में क्या करते हैं? मिक्स करा जाता है। तो ये जब मिक्स होते हैं तो मिक्स करने का फिनोमिनन भी अलग अलग होता है। जब इनको मिक्स करके सैचुरेट करोगे तो सम टाइम दो सॉल्ट आपस में केवल जुड़ते हैं, और सम टाइम क्या होता है? दो सॉल्ट आपस में कुछ रिएक्शन करके एक नया कॉम्प्लेक्स टाइप का बना लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और जो आपस में जुड़ जाएगा उनको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। तो हमें पहला डिफरेंशिएशन करना है किसके किसके बीच में? व्हाट इज डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उस पे आने से पहले हम लोग को इसको पहले खत्म करना है फिर इसको मिक्स सॉल्ट पे हम लोग लेके चलेंगे। कभी मिक्स सॉल्ट घर पे बनाए हो? ऐसा भी अपने पास आपको ऐसा सॉल्ट अवेलेबल ही नहीं, कब बना पाओ, ठीक है, बना डालो इसको। इनके पास क्या मस्ट है? इनके पास मस्ट है वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, डी हो चाहे पी हो, ये कंडीशन है, हम ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे। और इनके पास क्या होना चाहिए? मस्ट है ए नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग पेयर किसको बोलते हैं? वो पाई बॉन्डिंग भी हो सकता है हमारा, या लोन पेयर कह लो, या पाई बॉन्ड हो सकता है। नॉन बॉन्डिंग पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। सो आइदर लोन पेयर अवेलेबल हो या तो पाई बॉन्ड अवेलेबल। एल्कीन एल्काइन दे आर लिगेंड, वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर है, अमोनिया है, वो सब सब क्या करेंगे? लोन पेयर डोनेट करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन अलग 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 डोनर अलग अलग हो सकते हैं, एक्सेप्टर अलग होंगे। अब जैसे एक दिमाग में सवाल आता है, कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्ट क्यों बोलते हैं? सॉल्ट तो यूजुअली एसिड और बेस का रिएक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स कैसे सॉल्ट हुआ? क्या वहाँ कोई एसिड बेस है? सॉल्ट कब बोलते हैं? जब एसिड रिएक्ट विथ बेस। बट क्या कॉम्प्लेक्स बनने में कहीं एसिड ने बेस से रिएक्शन किया है क्या? नहीं ना किया है। यही तो समझना था, किया ना है। लेविस का कॉन्सेप्ट याद करो। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या एसिड क्या बेस एक्सेप्ट करता है, इधर है ना एक्सेप्टर, और वो डोनर डोनेट करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना। हर एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में जरूरी नहीं कि वाटर रिमूव हो,
होता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओ, एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। सो ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूट्रलाइजेशन जब हो तो वाटर निकले ही। यहाँ पे लेविस कॉन्सेप्ट से ये एसिड बेस है, दैट इज वाई सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। बन गया। आगे चले इस वाले स्लाइड पे। चलो। एक और कहाँ गई? ठीक। बन गया। अब है लो मिक्स सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा? जब एक से अधिक सॉल्ट आपस में क्या कर दिए जाए? डिसॉल्व कर दिए जाए। चले। ठीक है, लिखो मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट हमारे कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। या तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा या तो वो डबल सॉल्ट होगा। ये बनता कैसा है? जैसे मान लो हम ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, कोई सॉल्ट ए है कोई सॉल्ट बी है, दोनों को वाटर में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व करके सैचुरेट करो। सम टाइम क्या होता है, दोनों बस आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। जैसे वो ना अमोनिया होता है, BH3 होता है, दोनों को जोड़ो तो एडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही एडक्ट बनता है, दोनों आपस में बस ऐड होंगे, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा। सो दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक है। और अगर केमिकल कंपोजिशन में अपने एटम को रीअरेंज कर लिया, शिफ्ट करके एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये दो टाइप का होता है, पहला होता है हमारा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सर, इसी को हमें मेन फोकस भी करना है। हालांकि आपसे पूछता है दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड व्हाट इज डबल सॉल्ट। तो आप डिफाइन कैसे करोगे? डबल सॉल्ट का क्या डेफिनेशन होगा, या हम दोनों को रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें एक्वा सॉल्यूशन में, तो जिन आयनों से मिलकर बना होता है वो सभी आयनों में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। और अगर सभी आयनाइज हो गए तो आइडेंटिटी बची की गई? देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। अगर आयन सब टूट गए तो क्या हम हर इंडिविजुअल आयन का इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हम प्रेसिपिटेशन से सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे सॉल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? वही नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है। सो ये सोल्यूशन क्या क्या करने वाला है हमारे पास? पहला इसका सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा, हर आयन को हम इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई इज वन ऑफ फैक्टर। ठीक है। इनको करोगे तो ये जब कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट अभी कराएंगे सर, पहले समझ लो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब टूटता है तो दो, एक सिंपल आयन और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन में टूटता है, तो नंबर ऑफ आयन रिलेटिवली क्या होंगे? कम होंगे। जो सिंपल आयन है उनको हम केमिकली टेस्ट कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी चीज होगा उनको हम सेपरेट टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। जैसे मान लो एक आदमी है, उसका हाथ टूट गया, तो क्या उसको पहचान नहीं पाओगे? पहचान लोगे ना। तो आइडेंटिटी है कि गई? बची है। बट पूरा फूंक दो, राख कर दो एकदम, डबल सॉल्ट वही है, जला दिया पूरा, खाक कर दिया, तो आइडेंटिटी खत्म। इसमें क्या होता है? कुछ पार्ट टूटता है, बाकी रिमेन पार्ट इंटैक्ट रहेगा। सो इनको हम लोग क्या, आइडेंटिटी लॉस नहीं होती, रिमेन इंटैक्ट होती है। इनमें सिंपल आयन टेस्ट दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम है, दैट इज वाई कंडक्टिविटी भी कम होगी और आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कम रहेगा। सो एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल दे दे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का दे दे, और आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वांट ऑफ फैक्टर? डबल सॉल्ट। ठीक है ना। अब ये भी देखें, डबल सॉल्ट में आयन भी गिन लेना, पता चला यहाँ पे कुछ ऐसा दिया जैसे 5 आयन हो गया, यहाँ सब तोड़ने के बाद भी 4 ही आयन हुआ, तब जबरी नहीं।
समझ गया ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो हेडिंग डालो डबल सॉल्ट, सारी बातें लिख ली जाए। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट में लिखो, लिखो दो सॉल्ट विच completely ionize in their aqueous solution, those salts which completely ionized in their aqueous solution, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। those salt which completely ionized in their aqueous solution, completely ionized in their aqueous solution। दूसरा पॉइंट, they lost their identity, they lost their identity। next point, each ion can be individually tested, each ion can be individually tested, सबको हम लोग टेस्ट करके निकाले जाएंगे, इंडिविजुअली टेस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, अगर इनको पानी में डिसॉल्व किया तो क्या करने वाले हैं, ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट लिखो, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया गया? मैं पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत ढंग का आता है, ठीक है। सोल्यूशन भी, सोल्यूशन लाके तुम लोग को पढ़ा दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, एमएससी वालों को पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा बहुत अच्छा है, मतलब उसको महसूस होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करता है। क्या हुआ, क्या लिखे हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है जी, ए लड़के, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सोल्यूशन पढ़ लिए, देखो बताएंगे, बताओ व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको बंद करो। हाँ, डिफिनीशन क्या है, अरे मैया, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोल सिमरन बोल। कई तो घर बैठे ना कि लाइव करेंगे, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मोटा गया, ठंडी में बाहर ना निकलना पड़े। ये चैप्टर करना था, ये चैप्टर करना था, कोऑर्डिनेशन, हाँ। मैं या मेरा यही काम है। हाँ बताओ जी, व्हाट इज कोलिगेटिव, वाह रे वाह, एग्जाम 3 महीने बाद है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 महीने पहले पढ़ाया गया, स्वाहा। तुम बताओ व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे मतलब कैसे, किस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर्स पे डिपेंड, दोज प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड अपॉन नंबर, नेचर से मतलब नहीं है उसको, सिर्फ नंबर से, 2 है 4 है तो बदलेगा, विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तभी तो नंबर ऑफ आयन चेंज हो रहा है, तभी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदला है यहाँ पे। अगर कोलिगेट हम डबल सॉल्ट की बात करें तो बताओ, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा कि बढ़ेगा, डबल सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, आई बढ़ गया तो डिक्रीज करेगा घटेगा, लोअरिंग होगा, बीपी एलिवेट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेशन आएगा, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वो पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाता है। सो चलो डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स बताओ जरा तो, चलो भैया बताओ डबल सॉल्ट के एग्जांपल, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। एक तो पहले पोटास एलम है ना, क्या होता है पोटास एलम, फिटकिरी, वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था, फिटकिरी को पोटास एलम बोलते हैं। फॉर्मूला बोलो, K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस ना, डॉट 24H2। इसको तोड़ोगे तो किन किन आयनों में टूटेगा ये, 2 ठो पोटेशियम, टोटल आयन गिनो कितना हुआ, 2 मोल पोटेशियम प्लस 1 मोल सल्फेट यहां से आ जाएगा, प्लस 2 मोल एल्यूमिनियम आएगा, प्लस 3 मोल सल्फेट, तो टोटल आई पानी नहीं काउंट होगा, आयन नहीं है वो, तो टोटल कितने आयन है ये, हाँ, टाइप 4 के टोटल नंबर ऑफ मोल काउंट करोगे ना, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत तेज बढ़ाएगा, है ना। ये सब में टूट गया, हम पोटेशियम आयन का टेस्ट कर सकते हैं, सल्फेट आयन का टेस्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट कर सकते हैं ना। जरा ये बताओ, सल्फेट आयन को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट है, किसी सोल्यूशन में मान लो सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, आपको बोला गया हमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, बट कैसे पता चला दे रहे जो सल्फेट, क्या रिएजेंट डालेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड तो इसके लिए होता है, हाँ, सल्फेट पूछा हूं, किसी को पता है पूरे, किसी को नहीं, बेरियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड डालो, BaCl2 जैसे ही डालोगे ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। दिस इज द बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, हाईली स्टेबल। ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डिकम्पोज नहीं करेगा। तो ये रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फेट आयन। याद रखना इसको। प्रेसिपिटेशन में हम लोग को आप लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा वो सॉल्ट एनालिसिस, उस वहीं पे आएगा ये। ठीक है। एक ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। दूसरा एग्जांपल नंबर मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट भी तुम्हें पढ़ना है, पता है कि नहीं ये सब? क्योंकि तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ना है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, इसी में, अगले साल नहीं। नीट का सिलेबस है वो। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, इसको हम लोग FAS बोलते हैं शॉर्टकट में, फेरस अमोनियम सल्फेट। FAS इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस अमोनियम सल्फेट, ऑल्सो नोन एज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। अगर इसको आयनाइज करिएगा तो कौन कौन सा आयन हम लोग को मिलने वाला है? एक मिलेगा हमको फेरस, एक सल्फेट, एक अमोनियम। तीन डिफरेंट टाइप के आयन मिलेंगे। मोल अपना कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं ना। तो इसको आयनाइज कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं? इसमें क्या क्या मिलेगा? एक तो आयरन 2+ मिलेगा, दूसरा हमारा सल्फेट आयन मिलेगा, और तीसरा हमारा अमोनियम आयन मिलेगा। दीज आर द आयंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना। तीसरा, आपने कार्नलाइट का नाम सुना है? कार्नलाइट का फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं, बस नाम है सुना है। क्या चीज? कार्नालाइट और है क्लोरीन का। ठीक है। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, दिस इज कॉल्ड कार्नालाइट। सब में देखो जितने आपको बताया सब में दो ठो सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट अलग है, फेरस सल्फेट अलग है, दोनों आपस में ऐड हो गए। उसके ऊपर वाले में पोटेशियम सल्फेट अलग है, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग है, दोनों आपस में ऐड होगा। दीज आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। जैसे इनको पानी में डालोगे पूरा का पूरा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आप कभी ऐसा ऑब्जर्व किए हो, जैसे तुम लोग तो मान लो कि सैलून में नहीं जाते होगे, जब कट जाता है ना, कोई आदमी बेड बना रहा होता है या हाथ हाथ कट जाता है, फिटकरी लगाते हैं। क्यों? अच्छा लगता होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए? दर्द तो नहीं जाता उससे, ब्लड रुकता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। आपको पता है क्यों? आपके सिलेबस से एक तो चैप्टर हट गया ना, सरफेस, वो सरफेस केमिस्ट्री, उसमें कोगुलेशन था। आपका ब्लड निगेटिवली चार्ज है, और जब इसको लगाओ सब पॉजिटिव चार्ज आने से भरे पड़े हैं ना, ये तुरंत जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से मिलता है सॉल बना लेता है, और सॉल जो होता है तुरंत थक्का बन जाएगा, फिर ब्लड नहीं निकलेगा। है ना? आपका बॉडी में है ना थॉम्ब्रिन, कैल्शियम का, वो उसका काम ही क्या? ब्लड को कोगुलेट करना। इमीडिएट वो तुरंत काम नहीं करेगा, करते तुरंत लगा देते क्या, ब्लड को क्लॉट कर देगा, फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इसलिए इसको लगाया जाता है। सम टाइम अगर लैब में हो तो वहाँ फिटकिरी नहीं मिलेगा, तो FeCl3 डाल देते हैं। Fe3+ है, वो तुरंत ही ब्लड को साथ कोगुलेट हो जाए। आपका ब्लड निगेटिव चार्ज है, इसलिए दिमाग में आपके कभी कभी निगेटिविटी आता होगा। खून में ही नेगेटिव है। बन गया। DNA भी चार्ज है, ब्लड भी चार्ज है, सब चार्ज है। अगला हेडिंग लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मेन तो कहानी उसी की है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट जिसको आयनाइज करने पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टूटता है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलो लिखो, दोज सॉल्ट विच आयनाइजेज इनटू, दोज सॉल्ट विच आयनाइजेज इनटू ए सिंपल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉरी, ए सिंपल आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट तो टूट ही गया, which ionizes into a simple ion and complex ion. Next, they retain their identity. They retain their identity. Ions present inside complex ion cannot be tested. Ions present inside the
कॉम्प्लेक्स आयन कैन नॉट बी टेस्टेड, उनका टेस्ट नहीं कर सकते हो। सो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन। अब अगर इनको सोल्यूशन में डालेंगे तो कंडक्टिविटी जो है रिलेटिवली बात करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि हमेशा घट पे करेगा, किसी और के कंपेरिजन में तो ज्यादा है ना। अगर एक सोल्यूशन में NaCl डाल दिया और एक सोल्यूशन में इसको डाल दिया, बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी होगी। किसमें टोटल हमारा फाइन कितने हैं, 5 आयन है ना, 4 ये और 1 ये। NaCl में कितने होंगे, केवल 2 होंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं, रिलेटिवली बात करेंगे। डबल सॉल्ट के कंपेरिजन में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, बना दिया। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और अगर इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो रिलेटिवली लो होगा, किसके कंपैरिजन में, डबल सॉल्ट के कंपैरिजन में। सो दिस इज टू थिंग, हमारे पास पहले कंपैरिजन हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है और डबल सॉल्ट क्या होता है। नाउ हम लोग चलेंगे टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब याद रखना सॉल्ट क्यों बोलते हैं इसको, मेटल्स आर द लेविस एसिड, लिगेंड्स आर द लेविस बेस, और जब एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट ही बनता है। हर सॉल्ट फॉर्मेशन में वाटर रिलीज नहीं होगा, दैट इज वाई ये नहीं समझेंगे कि पानी कहाँ गया। समटाइम किसी में पानी बनेगा भी तो पानी ही लिगेंड का बिहेव कर जाता है ना, वाटर भी तो लिगेंड का पार्ट ही है ना। तो हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो टाइप से आपको कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करने मिलेगा। दो टाइप क्या, 4 टाइप से, देखो। IUPAC का कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है, अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो कैटायन कहाँ लिखा जाएगा, एनायन कहाँ लिखा जाएगा। IUPAC के अकॉर्डिंग कभी देखे हो, कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायन। तो जो भी आपके साइड से क्या हुआ, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो होगा वो कैटायन होगा और जो राइट साइड में होगा हमेशा एनायन। ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक A है जो इधर है, और ये हमारा MLN, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है ना, और ये क्या है, कैटायन। दूसरा हम क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेटल हो, उससे n नंबर ऑफ लिगेंड जुड़ा हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई x लगा हो, ये भी पॉसिबल है। तो अब ये कैटायन हो गया और ये क्या हो गया, आयनायन। अब x लिखने पर हमें लग रहा है ना कि गलत का चिन्ह लगाया हूं मैं, तो इसको B लिखता हूं मैं, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही ना हो, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होते हैं कार्बोनिल के। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो शुरू से न्यूट्रल ना हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये चारों में से किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। समटाइम्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, समटाइम्स उसके ऊपर पॉजिटिव, उसको दोनों में अलग अलग करके 5 नहीं बनाने गया हूं। ऐसा मिलेगा तब आपको ध्यान क्या रखना है, दिस डब्बा इज नेगेटिव, ऐसा मिलेगा तो बॉक्स इज पॉजिटिव, ऐसा मिला तो न्यूट्रल, और उनमें से चार्ज लगा ही रहेगा, जो भी लगा रहेगा वो दिख जाएगा। सो आपको ये लेके चलना है, क्योंकि जब IUPAC नाम लिखोगे तो चार्ज मैटर्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालेंगे तो चार्ज मैटर करेगा, ठीक है ना, वो सबकी हमें जरूरत पड़ेगी। सो वी कैन रिप्रेजेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर द राइट डाउन द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, क्या क्या है, एक मोटे मोटे वर्ड में अगर हम बात करें तो अपने पास इस बॉक्स में देखो क्या क्या, उसको मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग छापना। एक मेटल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल, ये एटम भी हो सकता है और ये आयन भी हो सकता है। इसमें L क्या है, लिगेंड है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मेटल के साथ। इसके ऊपर यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी चार्ज हो सकता है, हमें नहीं पता, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर देखो इधर लगा है तब भी आप आयनाइज करोगे ही करोगे, जैसे मान लो ये दे दिया तो इसको तोड़े हैं हम इस फॉर्म में, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, A प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ माइनस चार्ज। ये होगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा और B माइनस वन के निकलेगा, तो ओवरऑल तो आएगा यही ना। अब इसमें देखो क्या है, 3 चीजें हैं बता दो। डब्बे के बाहर जो भी होगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर, चाहे डब्बे के इधर हो चाहे डब्बे के उधर हो। सो इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। सबका नाम लिख लें दो, अभी तुम लोग कुछ मत लिखो। आयनाइजेशन स्फीयर, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब वर्नर साहब को ले आएंगे तब। इनके फादर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फादर कौन है, वर्नर।
वर्नर ने जब सोता था तो इमेजिन करता था ऐसे ऐसे होगा और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दिए वर्नर। ठीक है, और हम लोग सोते हैं तो या तो सपने नहीं आते या तो वाहियात आते हैं। कभी ये तो नहीं आया ना कि ये रिवीजन हो रहा था, सपने में ये वाला रिवाइज कर रहा था, ऐसा हुआ क्या? अब सोचो, केकुले सोया, सांप का पूंछ देखा, सांप मुंह पकड़ रहा था, बेंजीन आ गया। हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने ऐसे ही दिया है। वर्नर साहब ने सब सोए, इमेजिन कि ऐसे 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 हो गया। और हम लोग अगर इमेजिन करने जाएं तो ऐसी ऐसी चीज इमेजिन कर लेंगे ना, अब जगने के बाद अपने साला क्या देख रहे थे, ऐसा टाइप। तो साइंटिस्ट बनने का लक्षण हम लोगों के नहीं है। ये हो गया। और जो ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है, दिस स्क्वायर बॉक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का काम क्या है? ये होल्ड करता है लिगेंड और मेटल को। एम क्या है? सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल। अब ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना। जैसे यहाँ पे हो गया तो मेटल होगा एटम फॉर्म में, इनमें से किसी में होगा तो आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। समटाइम कैटायनिक फॉर्म में होता है, समटाइम एनायनिक फॉर्म में भी होता है। यूजुअली एनायनिक फॉर्म बहुत रेयर होते हैं, बट कभी कभी होते हैं फॉर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एल क्या है हमारा? लिगेंड। और एन क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर मत बोलना, क्योंकि वो लिगेंड पे डिपेंड करता है ना, कि बाइडेंटेड है ट्राइडेंटेड है। और ये क्या है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन। ये चार्ज ऑन मेटल नहीं है, ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज मेटल का चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसमें कई टर्म अभी नहीं आए हैं। कौन कौन से नहीं आया? कोऑर्डिनेशन नंबर मिसिंग है। अब इसमें दिखा नहीं सकते ना, हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिख सकते। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ तब एक ही दो बना देगा, ये नंबर ऑफ लिगेंड ही रहेगा। हाँ, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो जो ये है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। बाइडेंटेड है तो 2 इंटू एन हो जाएगा, ट्राइडेंटेड है तो 3 इंटू एन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आएगा, उसके बाद इसका आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे, सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, बना डालो। बन गया। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी ना पैरेलल हम लोग करते चलेंगे, ये नहीं कि बाद में आएगा तो कराएंगे, फिर बाद में क्या होता है, छूट जाता है। अभी तो ऐसा नहीं सोचा है, टाइम मिलेगा तो देखो। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कवर कर लूँ, ठीक है, जो क्योंकि समय कम है और चैप्टर हम लोग को करने बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं इसको कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे नीट के हो चाहे जेई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपको मैं बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा, ये एक बार पढ़ लोगे जिंदगी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुमको लगेगा बहुत आसान होता है। पहले पढ़ो, हो गया। अगला लिखो। मैं बोला ना टाइम। टाइम क्या चीज़? हाँ, टाइम रहेगा जितना होता जाएगा। आप टाइम दो ना, हम तो बोले छुट्टी वाले दिन 3 घंटा दो, हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा लो। आज मुझे टाइम नहीं, इसलिए नहीं तो मैं 3 घंटा पढ़ा, मैं एक बजे तक पढ़ा दिया होता। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी कवर करते हैं। हेडिंग डालो आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर लिखो। देखो, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। It is present outside the coordination sphere. Next, it is ionizable.
इट इज आयनाइजेबल। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इससे ज्योमेट्री कोई पता नहीं चलने वाला, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल होता है ये, नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इनका काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करिए बस, और इनको ज्यादा काम नहीं दिया गया है। दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। जैसे सम टाइम क्या होगा, आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स के पहले लगा होगा, ये भी क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे जब इसको आयनाइज करा जाएगा, अगर पोटेशियम ना होता तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होता, 4 नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो आपने देखा इसके होने की वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करा हुआ है। अदरवाइज क्या होता, 4 नेगेटिव चार्ज में। अब क्योंकि आयनाइजेबल है तो इनका काम सिर्फ क्या है, कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बना के रखो। ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, दूसरा एक इस फॉर्म में हो सकते हैं, FeH2O का होल 6 Cl3। ये आपके पीछे लगे होंगे, यहाँ भी आयनाइजेबल ही होंगे, ऐसा नहीं कि उधर चले जाने से नहीं होगा। बट इस बार चेंज क्या होगा कि मेटल कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यही इसका रूल है, जो आपके लेफ्ट में है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो राइट में है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो देखो इन्होंने भी क्या किया था, सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया था। अगर हम बोलेंगे क्या तुम ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हो इससे, नहीं, ये बाहर चला जाता है। ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए अंदर वाले हैं, ये डिसाइड करेंगे, ठीक। ये वर्नर साहब की थ्योरी आएगी तो आप दो चीज पढ़ोगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है यही आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है वहां पे, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 लिखे हो ना, ये होगा। तो वहां हम बात करेंगे, ठीक। ये हो गया आयनाइजेशन स्फीयर, बना लो। तो आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है पता चल गया, आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट बाहर होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, इनका काम सिर्फ कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करके स्टेबल करना है बस। और हम सब जानते हैं न्यूट्रल होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज होगा तो कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट चलें, अगला हेडिंग रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किन लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है, किसी को एकदम कुछ नहीं आती, कुछ नहीं आती। भाई साहब 6 क्वेश्चन, मतलब मजाक नहीं है। बहुत मतलब है, बहुत मजेदार चीज मतलब ये चैप्टर मुझे बहुत मजेदार लगता है, पढ़ाने कभी नहीं मिला था, इसीलिए अपना खोले अपने पढ़ाएंगे, अब कौन रोकेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा हेडिंग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो मेटल और लिगेंड को होल्ड करता है, जिसमें मेटल लिगेंड आपस में किससे जुड़े होते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो स्क्वायर ब्रैकेट, a square bracket which hold metal and ligand, a square bracket which hold metal and ligand, metal and ligand, which holds metal and ligand. Next point, metal and ligand held together by, metal and ligand held together by कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेल्ड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप देखो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब कोई चार्ज ना हो, ये तीनों हो सकता है। अगर ये तीनों होने से क्या फर्क पड़ता है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इस केस में क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रल, ठीक है। जब IUPAC नाम लिखने जाओगे ना तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक। अगर आपका कैटायन और न्यूट्रल है, ध्यान से देखना, अगर कैटायन है या न्यूट्रल है, कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज ना, सो इसके अंदर जो भी सेंट्रल मेटल होगा, जो होगा वही उसका नाम लिखेंगे। जैसे फेरस है तो फेरस, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकिल है तो निकिल। कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट,
निकिल होगा तो क्या लिखेंगे, निकिल। जो भी होगा, मैग्नीज होगा तो मैग्नीज लिखेंगे, कॉपर होगा तो कॉपर लिखेंगे। बट अगर यही चीज आपका एनायन हो गया, कैटायन की जगह क्या हो गया, एनायन, तो आपको क्या करना है, सफिक्स जोड़ना है, और सफिक्स क्या होगा, एट। तो आपको मेटल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, है ना। को अब एग्जांपल देते, कोबाल्टेट। निकिल होगा तो निकिलेट हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। कॉपर होगा तो क्यूप्रेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो फेरस होगा तो फेरेट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे आईयूपीएससी नाम में। तो मान लो हम आपको एक एग्जांपल अभी जो ऊपर दिए थे एग्जांपल, उसी को छापना हो हम लोगों को। K4 FeCN6, ठीक है। इसका क्या आईयूपीएससी नाम लिखोगे, देखो जब भी नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय आपको बता देता हूँ पहले कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएससी नाम पढ़ाएंगे, पहले आप लिखोगे कैटायन का नाम, पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कैटायन है पहले उसका नाम लिख लो, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ मेटल लिखा जाता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखा जाता है। तो इसमें कैटायन कौन है, के। तो इसके क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम। यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, ठीक है, ये टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेगा, सिर्फ आयनिक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम। फिर कितने साइनाइड हैं, तो अब इनका जब भी नाम लिखा जाएगा सब एक साथ, कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, हेक्सा। समटाइम साइनो बोला जाता है, समटाइम साइनाइडो बोलते हैं, दोनों चीज नाम लिखते हैं। तो आप साइनो लिखो या साइनाइडो, आपकी इच्छा है। हेक्सा साइनो। अब इसमें फेरस है, Fe है, इस बॉक्स पे क्या चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि कैटायन तो ये हो गया, तो डब्बा पक्का एनायन होने वाला है ना। तो फेरस को क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट लिखेंगे। नाउ फेरस इज फेरेट। अब इसमें फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगा उसको रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के, हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये इसका आईपीएससी नेम है। तो आपको नेम लिखते समय ये लिखोगे। अब देखो एक और कॉम्प्लेक्स, आयरन इसमें भी है, बट इसमें भेदभाव है। 6, इसमें क्या हो गया, Cl3। अब बताओ हमारे बॉक्स के ऊपर क्या चार्ज आने वाला है ना, बॉक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कैटायन भी यही है, तो पहले इस पूरे बॉक्स का नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखेंगे, हेक्सा एक्वा फेरस 3 होगा ये, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, तो 3 से तीनों पॉजिटिव आएगा, और न्यूट्रल है तो सब इस पे हो जाएगा। तो हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। रूल बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इसके लिए तो हमने क्या डिफरेंस देखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज मेटल के नाम को बदलेगा, तो आईयूपीएससी नाम में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है, छापो। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक हो गया, पूरा अच्छे से लिखना, ये सब बहुत आगे चल के सब जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फेरस को फेरेट, फेरेट को फेरस लिख दिया, गलती कुछ नहीं था, 5 नंबर माइनस में आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक भारी पड़ जाएगा। चलिए आगे, इसका नाम क्या लिखा, हेक्सा एक्वा, पानी को एक्वा बोलते हैं ना, हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड। डन, मार्क खोपड़ी फोड़ देंगे इसी के लिए। कहे इसके बीच में गैप नहीं देना है, एकदम स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। जो बॉक्स के अंदर जितना पार्ट है वो सब एक लपेटे में लिखा जाएगा, कोई गैप नहीं देंगे।
हालांकि अब तो लोग को बोर्ड नहीं देने इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। हेडिंग डालो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल, कभी कभी एटम भी रहता है ये और कभी कभी आयन भी रहेगा, दोनों देखा जाएगा, एटम और आयन। तो अर्थ का अनर्थ बना दिया। चलो लिखो, these are the usually d block elements, these are the usually d block elements, d block element which bind with ligand, which bind with ligand through coordinate bond, bind with ligand through coordinate bond। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे बिहेव एज लेविस एसिड, दे बिहेव एज लेविस एसिड। दे बिहेव एज लेविस एसिड, है ना। लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो लिगेंड क्या करते हैं, उसी डी ऑर्बिटल में आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। लिखो, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, they have vacant d orbitals, therefore they have vacant d orbitals, therefore they accept pair of electron, therefore they accept a pair of electron। अब अलग अलग कॉम्प्लेक्स में देखो ये अलग अलग है, जैसे कहीं मेटल है, कहीं एनायन है, कहीं पे कैटायन है। अभी आपने जो कॉम्प्लेक्स देखा, जैसे मान लो आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाया FeNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, यहाँ पे मेटल किस फॉर्म में है, Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया ये, कैटायन के फॉर्म में हो गया ना, दिस इज कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आए, निकिल NiCO4, अगर इसमें देखोगे तो क्योंकि बॉक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, कार्बोनिल लिगेंड जो होता है न्यूट्रल होता है, तो निकल किस स्टेट में है, न्यूट्रल, मतलब जीरो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, जीरो है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल फेज में अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कोबाल्ट का ये कार्बोनिल है COO4, इस पे एक यूनि निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे कोबाल्ट किस फॉर्म में है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो एनायन फॉर्म में है ना, सो यहाँ पे एनायनिक फॉर्म में। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। सम टाइम दे बिहेव एज अ कैटायन, सम टाइम दे बिहेव एज अ आयनायन। आयनायन बहुत कम होते हैं, उसका वजह क्या है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज बहुत रेयरली आता है, वो कोई खास मजबूरी होगी तब आया होगा। वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को पूरा करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज बनाता है, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा, ठीक है। सो एक नेगेटिव चार्ज आपने देखा। इसके अलावा आप देखोगे कि न्यूट्रल बहुत मिल जाएंगे आपको, बट आपके पॉजिटिव चार्ज फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एस का लॉस करेगा, डी खाली एस खाली, लव लिगेंड, लिगेंड आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बना डालो। अब इसमें आपको मेटल के दो चार के नाम लिख लो, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सब तो बनाते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, सब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्कैंडियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, टाइटेनियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रोमियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारा, मैग्नीज भी बनाता है, आयरन भी बनाता है, कोबाल्ट भी बनाता है, निकिल भी बनाता है, सब बनाते हैं। यही सब डी ब्लॉक। इसके अलावा आगे जाओगे तो प्लेटिनम भी बनाता है, रोडियम भी बनाता है ना, मोलिब्डेनम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सब कॉम्प्लेक्स बनाता है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स तो आपका विल्किंसन कार्टिलेज रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, पढ़ना था हम लोगों को, उसमें पढ़ना है ना रिडक्शन में, विल्किंसन कार्टिलेज, तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको विल्किंसन कार्टिलेज का कॉम्प्लेक्स, ठीक। सेंट्रल मेटल हो गया। अब जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो लिगेंड है। लिगेंड इटसेल्फ मतलब अपने आप में बहुत बड़ा है, और उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालो लिगेंड्स। लिगेंड्स, कितने टाइप के लिगेंड आप जानते हो? ये तो एक चार्ज के बेसिस पे हो गया,
देखो लिगेंड कई टाइप के हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जाओगे तो एक अलग आएगा, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके अलावा फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। टोटल कितने टाइप का हमारे पास? पांच टाइप। तो पांच में एक तो हमारा ब्रॉड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और तीसरा उसके बाद आ जाएगा चिलेटिंग लिगेंड, चौथा फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, और आखिरी एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हमें पांच कैटेगरी पढ़नी है। तो सबसे पहले लिगेंड क्या होता है, व्हाट आर द लिगेंड्स। देखो लिगेंड्स आर द लोन पेयर डोनर स्पीसीज, लोन पेयर मत लिखो, डोनर स्पीसीज। लिगेंड्स आर द डोनर स्पीसीज, क्योंकि पाई बॉन्ड डोनर भी तो है। लिगेंड्स आर डोनर स्पीसीज which donate a pair of electron to the central metal, which donate a pair of electron to the central metal, pair of electron to the central metal। अब किसी को लिगेंड बनना होगा तो उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए उसको? उसके पास लोन पेयर कहना उचित होगा कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हो फॉर डोनेशन ना। अगर हमारा कोई नॉन मतलब पाई बॉन्डेड स्पीसीज नहीं है तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर पाई बॉन्डेड स्पीसीज है तो पाई बॉन्ड भी डोनेट कर देगा। आप देखोगे पाई बॉन्ड के भी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं। सो लिगेंड के पास बेसिकली दो चीज है, आइदर दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, और ए निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को हम लोग लोन पेयर के इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। या तो क्या हो अवेलेबल उसके पास, पाई बॉन्ड हो, है ना। आप सबसे पूछा जाएगा जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो जो जी सॉल्ट होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है, एक एल्कीन जुड़ता है। तो पाई बॉन्ड में तो लिगेंड ही है ना। तो हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, लोन पेयर ही होना चाहिए। तब फिर पाई बॉन्ड बेचारा मुंह बना के बैठा रहेगा, मेरे पास तो लोन पेयर नहीं है। सो दैट शुड बी आइदर ए पाई बॉन्ड आर ए लोन पेयर और ए नेगेटिव चार्ज, तीनों में से कोई होगा वो लिगेंड का बिहेव करेगा। लिख लो, लिगेंड शुड हैव at least one, ligand should have at least one lone pair, should have at least one lone pair, negative charge, और पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड एल्कीन का हो, एल्काइन का हो, बेंजीन का हो, सब देते हैं इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड। ठीक है। तो ये तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गया, हम तो सिर्फ लिगेंड के बारे में समझे। लिगेंड का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि डोनर है ना, तो क्या बिहेव करेगा, लेविस बेस। ए से एसिड, एक्सेप्टर एसिड, डोनर बेस। लिखो दे बिहेव, लिख लो दे बिहेव एज लेविस बेस। सब एसिड बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज लेविस बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड में जब जाएंगे तो कई कैटेगरी आएगा, तो पहले हम लोग वन बाय वन, पहले हम लोग चार्ज वाला पढ़ा जाएगा, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे, चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तीन टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, देखो है क्या, लिगेंड मेटल को आ रहा है पकड़ने, ऐसे मान लो, ऐसे आएगा तो इसका एक टीथ है, एक ही नहीं आया तो उसमें दो टीथ है, तीन आएगा तीन टीथ है, मतलब बाइंडिंग साइट। डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। अगर मोनोडेंटेड हुआ तो एक लिगेंड में एक साइट होगा, बाइडेंटेड में एक ही में दो, तीन में, ट्राइडेंटेड में एक ही में तीन होगा। तो डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट विद इन ए लिगेंड। तो एक, अब जैसे ईडीटी का नाम सुना होगा, ईडीटी हेक्साडेंटेड लिगेंड है, एक ही लिगेंड छह बॉन्ड बना लेगा, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी है, छह होगी। तो हम उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तीसरा बच्चों पढ़ना हम लोग को चिलेटिंग लिगेंड, नाम सुना है, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लैक्सीडेंटेड। फ्लैक्सीडेंटेड क्या होते हैं, नहीं, इनकी फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ये दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नीड, या अपनी डेंटिसिटी को वेरी करते हैं। ठीक है। और एम्बीडेंटेड जो है वो है एक बार में एक ही करेगा, बट साइट एक से अधिक होता है, तो एम्बीडेंटेड। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से अधिक बाइंडिंग साइट होगा, बट
एक बार में केवल एक ही से बाइंड करते हैं। सो इतने बेसिस, पहले तो दो बेसिस पे, तीन इसमें आएंगे, और इसमें आपको तो एक से लेकर छह तक आता है, हेक्साडेंटेड तक। तो हम लोग को सब करना है। पहला हेडिंग डाला होना बेसिस ऑफ चार्ज। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा चार्ज के बेसिस पे। तीन टाइप का हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे लिगेंड, पॉजिटिव में, न्यूट्रल में, या नेगेटिव में? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड मिलेंगे। ये सही नहीं लग रहा है, उल्टा मुझे लग रहा है। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। भाई लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देना है, और तुम उसको अगर पॉजिटिव चार्ज कर दिए तो देगा। डोनर के पास क्या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब बेचारे का लोन पेयर को H प्लस आके खा गया। या तो पॉजिटिव चार्ज आने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और डोनेट कर पाएगा क्या? तो डोनर अच्छे कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो देखोगे कैटायनिक लिगेंड बहुत कम है, एक दो तीन ठो है बस। आयनाइनिक भरे पड़े हैं। न्यूट्रल भी रिलेटिवली थोड़े कम है इन कंपेरिजन टू आयनाइनिक से, क्योंकि लिगेंड वही अच्छे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हेडिंग डाली हो ना, लिखो पहला नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बस एग्जांपल छापेंगे हम लोग। हाइड्राइड भी हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। हाइड्रोक्साइड भी क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। अमाइड क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। इसके अलावा पी एच टू माइनस भी क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। आर ओ माइनस, एल्कोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। दीज ऑल आर द क्लास ऑफ नेगेटिव चार्ज। कार्बोनेट क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। सल्फेट क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नाइट्रेट अभी नहीं लिखा, नाइट्रेट फ्लैक्सीडेंट उसमें आता है एम्बीडेंटेड में। तो अगर ऐसे कोई स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज होते, भी हैव एज अ आयनाइनिक लिगेंड। अजाइड भी होता है, बहुत सारे होते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा था, जो न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था ना, सब ही नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। वैसे यहाँ सब नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज है सब के सब लिगेंड है। बट कुछ उसी में से फिल्टर करके हम लोग एम्बीडेंटेड में लेके आएंगे, और कुछ इसी में से फिल्टर करके फ्लेक्सीडेंटेड में भी आएंगे। ठीक है, तो आयनानिक लिगेंड हो गए, बहुत सारे पढ़ने हम लोगों को। वाटर तो न्यूट्रल में आ जाएगा। दूसरा लिखो न्यूट्रल। ये हमारा आयनानिक हो गया, आयनानिक लिगेंड। ये सब किसमें हम लोगों का भी जो पढ़ रहे हैं सब मोनोडेंटेड वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी आएंगे जब ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो वहाँ आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब पढ़ाऊंगा। ठीक। दूसरा लिख लिया न्यूट्रल। न्यूट्रल वो सब के सब जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर हो। तो आप किसका किसका एग्जांपल लिख सकते हो, पानी है, वाटर हो जाएगा, इसके अलावा अमोनिया हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा, सीओ, ट्राइफिनल फॉस्फीन, पीएच 3 भी लिख सकते हो, ट्राइफिनल फॉस्फीन भी, पीएच 3 पी, पिरिडीन, ये सब के सब लिगेंड हैं। एंड ऑल दीज लिगेंड्स आर न्यूट्रल। अमीन भी लिगेंड है, RnH2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज, जिन पे चार्ज ना हो वो सब क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ये सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा। तीसरा क्या होगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये चीज मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग को दिमाग बनाना चाहिए। ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं बहुत कम होते हैं, लिमिटेड है। वजह, क्योंकि लिगेंड्स टू हैव डोनेट इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर डोनेटिंग कैपेसिटी घट जाएगी तो फिर कैसा हो जाएगा, खराब लिगेंड हो जाएगा ना। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत लिमिटेड, या तो है नहीं, या तो है भी तो बहुत लिमिटेड है। एक दो के नाम आप जानते हो, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, NH3 पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हाइड्रोजनियम आयन, ये तीन हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, NO+, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। कैटायनों में लास्ट में IUM लगाया जाता है, इसलिए इसका नाइट्रोसोनियम नाम भी लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा, NO2+, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन।
इसके अलावा एक और H3O प्लस भी लिगेंड है आपका, ठीक है, H3O प्लस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। और एक और है आपका हाइड्राजीन में अगर एक NH2 को प्रोटोनेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीनियम। यही है बस, हाइड्राजीनियम। सो दीज आर द लिगेंड्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज, बट आप ध्यान से देखोगे तो ऑल हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की संख्या कम इसलिए होती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर लेस टेंडेंट, मतलब लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव होने पे इलेक्ट्रॉन ही ना बचे डोनेट करने के लिए। अब अगर अमोनिया को अमोनियम आयन बना दिए, अमोनिया लिगेंड था बट वो अमोनियम आयन बना तब, अब लिगेंड नहीं रहा है ना, तो उनके हो सकता है लिगेंड वाली पावर ही खत्म हो जाए। दैट इज वाई। क्लियर? अगला, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दांत के बेसिस पे कितने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो पहले नीचे लिख लो डेंटिसिटी क्या होता है, छोटा सा हेडिंग बना लो, डेंटिसिटी। इट इज द नंबर ऑफ डोनर साइट, डेंटिसिटी को बता रहा हूं, इट इज द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट, इट इज द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट विद इन अ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट विद इन अ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट विद इन अ लिगेंड, ठीक है। अब इसके बेसिस पे पहला ले लो मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनो मतलब सिंगल, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड्स लिखो, दे हैव ओनली वन डोनर साइट, दे हैव ओनली वन डोनर साइट, मोनो लिगेंड जो मोनोडेंटेड है, दे हैव ओनली वन डोनर साइट। इसका भी सीट दूंगा, इसका सीट बहुत तगड़ा है, उसको लगा लोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा इधर के उधर चला जाए, कुल उसी में से आएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड, अब चलो जरा लिख लिया ना मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है। अब इसमें तुम चाहे न्यूट्रल वाले जो ऊपर तीनों लिखे हो ना उसमें से किसी को छाप दो, सब मोनोडेंटेड ही थे। एक तो न्यूट्रल का लिख लो, एक तो चार्ज का लिख लो, है ना, सब वही है, सब मोनोडेंटेड ऊपर वाले। मैंने बाइडेंटेड लिखवा ही नहीं ना अभी, क्योंकि उसको लिखवा देंगे तो तुम कंफ्यूज हो गए, बाइडेंटेड में ही बाइडेंटेड को लिखवाऊंगा। वाटर लिख लो, अमोनिया लिख लो, OH माइनस लिख लो, CN माइनस लिख लो, बहुत सारे हैं, लिगेंड लिगेंड है। हाँ साइनाइड एम्बीडेंटेड में आएगा, लिखवाएंगे, मोनोडेंटेड तो है ना, जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है सब मोनोडेंटेड हैं, ठीक है ना। दो चार पांच एग्जांपल बस लिखना और ज्यादा कुछ नहीं। आपको याद मोनोडेंटेड को नहीं करना है, आपको याद बाइडेंटेड को रखना है, ये बाइडेंटेड था, ट्राइडेंटेड को, हेक्साडेंटेड को, वो याद रखना है क्योंकि वो अपने यूजुअल ट्रैक से हट के हैं। अगला हेडिंग डालो बाइडेंटेड लिगेंड। अब इसमें आपको कई कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, कई कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ट्रेंड भी यहाँ आएगा, तो हमें थोड़ा इसी पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड कौन होता है? बाइडेंटेड लिगेंड किसे बोलेंगे हम लोग? ऐसे लिगेंड इनके पास क्या हो, एक से अधिक, मतलब बाइडेंटेड में दो डोनर साइट हो, लिख लो, दोज लिगेंड हैविंग, दोज लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट, दोज लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट, जिनके पास दो डोनर साइट होगा, टू डोनर साइट। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, पॉजिटिव भी हैं निगेटिव भी हैं, ठीक है, दोनों टाइप के हैं। तो पहले हम लोग न्यूट्रल भी हैं कुछ, तो जब मैं लिखूंगा तो सबके बारे में बताते चलूंगा। क्यों बताते चलूंगा? क्योंकि आपको आगे चल के ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलेगा। तो सबको पहले हम लोग न्यूट्रल वाले करने जा रहे हैं, ठीक है, बाइडेंटेड बट न्यूट्रल लिगेंड। इसमें बच्चों जितना एग्जांपल आएगा ना, जितने कॉम्प्लेक्स दूंगा, सारे कॉम्प्लेक्स को अच्छे से याद रखना, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले हम लोग करेंगे न्यूट्रल बाइडेंटेड, ठीक है। किसी को याद है न्यूट्रल बाइडेंटेड में कौन कौन आएगा? नहीं, बाइडेंटेड याद है कि कौन कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है? इथाइलिन डायमीन, और कुछ?
और कुछ नहीं? बाइपिरिडिल, 110 फेनोथ्रोलिन, नहीं? चलो ठीक है, कुछ नहीं याद है मतलब ना। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है ना? बीत गई सो बात गई। पहला है इथाइलिन डायमीन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ईएन से, ठीक है। यूजुअली आपको एक चीज और बताते चलो, हमें चिलेटिंग लिगेंड पढ़ना है ना, तो जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं चिलेशन करते हैं। चिलेजिंग मतलब रिंग फॉर्मिंग, ऐसे सभी लिगेंड जो रिंग बनाते हो। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का अलग ही कहानी है, उनकी स्टेबिलिटी बड़ी तगड़ी होती है, वो मजबूती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई चिलेटिंग है, चिलेटिंग इज मोस्ट पावरफुल देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? आपको हर लिगेंड में दो चीज लिखना है। पहला, इसका चार्ज कितना है, और डोनर साइट कौन कौन है। तो इसमें कौन डोनर साइट है? दोनों नाइट्रोजन है, ठीक है, बाइडेंटेड हुआ ना। इसमें न्यूट्रल चार्ज कितना हो गया इसका? जीरो, है ना, क्योंकि न्यूट्रल में तो चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। सो अगर इसका हम कोई कॉम्प्लेक्स बनाए एग्जाम्पल, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोबाल्ट बहुत मस्त कॉम्प्लेक्स बनाता है, COEN का होल थ्राइस, 3 पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर देखोगे कोबाल्ट का, ये हेक्साडेंटेड, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 3 लिगेंड है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक लिगेंड दो देगा, तो 3 लिगेंड कितने देंगे? 6। तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 हो जाता है, समझ गए? देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, एक का बनाना बस। ये ऐसे बनाया जाता है। ऐसे क्यों बनाया जाता है पता है? बार बार इतना लिखना ना पड़े। NH2 CH2 CH2 NH2 है बीच में, दोनों लास्ट में NN आएगा ना, तो यहाँ से क्या लिखा है? N से शुरू होकर घूम के N तक चला गया, मतलब इसके बीच में पूरा CH2 CH2 है। फिर यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा क्या? N, और ये N। ऐसे ही लिखा जाएगा, आपको एग्जाम्पल भी बुक में भी यही मिलेगा, एग्जाम में आया तो भी बेटा ऐसा ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये हो गया ना, देखो जरा तो इसको, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो गया, ध्यान से देखो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारा, अभी अभी हमने तैयार किया है? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। किसने बनाया है? ईएन ने, ठीक है। ईएन क्या? इथाइलिन डायमीन, ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है। आयरन भी सेम बनाता है। कॉपर दो ही ईएन खा पाता है, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट नंबर से ज्यादा नहीं रख पाएगा वो, क्योंकि 4 में वो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑक्टाइडल से ज्यादा होती है। वो सब आपको आगे पढ़ना अच्छे से, क्यों होती है, कितनी होती है, इवन ये भी कितनी होती है ये भी जानना है। पहला लिगेंड क्या होगा? ईएन। ईएन इज न्यूट्रल, इथाइलिन डायमीन इज द फर्स्ट लिगेंड विच इज बाइडेंटेड एंड न्यूट्रल। बन गया? ये पहला था। दूसरा हम लोग इस पे आज चलेंगे, न्यूट्रल अभी पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूट्रल पहले पूरा कवर कर लेंगे, फिर चार्ज वाले पे आएंगे। ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी अभी जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो तुमको दिखाएंगे कैसे, अभी ज्यादा टाइम इस पे क्यों लगा है, अभी तो हम लोग टर्मिनोलॉजी चल रहा है ना। अगला लिखो, दूसरा लिगेंड, इथिलीन डायमीन के बाद सेकेंड। हाँ, न्यूट्रल में भी चलेगा, जब चार्ज बदलेगा तो मैं बताऊंगा। उसका नाम है बाइपिरिडिल। बाइपिरिडिल, शॉर्टकट में उसको BYPY लिखा जाता है, बाइपिरिडिल, ठीक है। सो बाइपिरिडिल, दो पिरिडिन को आपस में जोड़ दो, ठीक है। इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो आपको तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? BYPY से, और दोनों स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। BYPY नहीं, BY नहीं होता यार, BIPY होता है, इसमें भी सही करना है। BIPY, बाई पीरियडिल कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ भी आई कर लेना, जो बाई है, बाई बाई टाटा बाय बाय हो जाएगा ना वो तो।
बैकधाराम। ठीक, बाइपिरिडिल। सो अभी हम लोग को क्या करना है, बाइपिरिडिल का स्ट्रक्चर देखना है। बाइपिरिडिल का स्ट्रक्चर देखो, दो पिरिडिन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ो। ये एक पिरिडिन है और ये जुड़ जाता है एक और दूसरे पिरिडिन से। डोनर साइड कौन है? आपने पिरिडिन पढ़ा है ना, पिरिडिन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा एक पेयर और दूसरा ये देगा, दिस इज कॉल्ड बाइपिरिडिल। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताओ, जो हमें जानना था, जिसके लिए इसमें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ बनाता है, FeBiPy का होल थ्राइस, कितना चार्ज होगा इस पे? बाइपिरिडिल तो न्यूट्रल है, दिस इज 3 पॉजिटिव चार्ज। और आपको बता दूं, ये कलर जो होता है रेड कलर का है। कैसा है? रेड कलर। कॉम्प्लेक्स जो है ये रेड कलर का होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले ये रेड कलर किधर से आया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, LMCT ने MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको अगर याद हो थोड़ा बताया था, LMCT तब होता है जब मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो और लिगेंड के पास खूब लोन पेयर हो या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? बट बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, और मेटल के पास जीरो थोड़े ना है, उसका D5 तो भरे हैं ना, तो देगा कहाँ? अब सुनो क्यों है ये MLCT क्यों है। अगर कोई ऐसा लिगेंड हो जो पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर ले जाए, है ना, डोनेट किया और डीलोकलाइज, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, लिगेंड ने डीलोकलाइज कर लिया, तो क्या हुआ, मेटल देगा, लिगेंड उसको डीलोकलाइज करके स्टेबलाइज कर देगा। तो इस रिंग में रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस करके क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए मेटल देगा और लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेगा। सो दिस इज MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। LMCT कहाँ कहाँ कराया था याद है? KMnO4, K2Cr2O7, PbCrO4 और Ag2Cro4, इन सब में आपका LMCT होता है। तो LMCT में यूजुअली देखो पता ऐसे ही चलेगा, मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और जो लिगेंड जुड़े होंगे उनके पास ढेर सारे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होंगे, तब LMCT होता है। पढ़ाऊंगा सब, कलर पढ़ना इसी में है, सब पढ़ोगे। DD ट्रांजिशन, LMCT, MLCT, LLCT, MMCT सब। MMCT का एग्जांपल एक बताया था, याद है किसी को MMCT का एग्जांपल? हाँ, फेरिक फेरोसाइनाइड। और LLCT का? अरे आपका हीमोग्लोबिन सांस ले तो लाल हो जाता है, छोड़ने पर ब्लू होता है, ये लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है। पढ़े होगे ना बायोलॉजी में, हीमोग्लोबिन है, सांस लेने पर रेड कलर होता है, छोड़ने पर ब्लू कलर होता है। एंड दिस ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ LLCT, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। उसमें है ना पोरफायरिन पूरा, तो उसी से होता है। तुम लोग को ये पढ़ना नहीं है, बट जानकारी के लिए रखो, चारों MLCT, LLCT, MMCT, तीन तो सिलेबस में आ गए। LMCT हो ही गया, MMCT आ ही गया, अब एक और MMCT आ रहा है। ठीक है, 110 फेनोथ्रोलिन तीसरा एग्जाम्पल होगा हमारा। ये सभी कॉम्प्लेक्स अच्छे से याद रखना, अगर दे दिया किसमें MLCT है या LMCT है, तो ये ना हो कि सामने LLCT पढ़े तो मार देते हैं। क्या है, सिर्फ शब्दों का हायरा फेरी हुआ इसमें, और क्या, बस L को पहले M को बाद में कर दें तो पूरा कहानी बदल जाएगा। दूसरा हो गया बाइप्रिडिल, तीसरा लिखो फेनोथ्रोलिन। तीसरा 110 फेनोथ्रोलिन लिखा जाता है उसको, थर्ड 1,10 फेनोथ्रोलिन। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। फिनन होता है PHENEN, फेनथ्रोलिन। फेनथ्रीन का स्ट्रक्चर पता है? ये क्या लिख दिया, पी खा गया। ये सुंदर नहीं हो पाएगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखो, फेनथ्रीन का स्ट्रक्चर याद है किसी को? ये स्ट्रक्चर फेनथ्रीन का होता है। दिस इज कॉल्ड फेनथ्रीन। अब बस हमें क्या करना है,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देना है। ये पूरा बेंजीन रिंग होता है तीनों। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो फेनोल्फिन लिखते, सीधा सीधा होता तो एंथ्रासीन लिखते हैं, है ना। ये क्या होता है फेनोल्फिन में। अब नाइट्रोजन लग गया, नाइट्रोजन का जो पोजीशन होता है ये नंबर 1 होता है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट हेट्रोसाइकिल में नंबरिंग का तरीका अलग होता है, तुम लोग को अभी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना भी नहीं है, तो बस नंबरिंग जैसे करूंगा वैसे सीख लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। एक लोन पेयर ये देता है और एक लोन पेयर ये देता है, तो बाइडेंटेड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फेन से, पी एच ई एन। ये आपको जहां लिखा जाएगा पी एच ई एन लिखा जाएगा, फेन। फेन मतलब फेनैंथ्रोलिन हमारा लिगेंड हो जाएगा। एक इंडिकेटर है, नाम सुने होगा फेरोइन। फेरोइन इज अ रिडॉक्स इंडिकेटर, ठीक है। मैं जब गया था यूपीएससी का या यूपी पीसीएस वाला जब पेपर दे रहा, एक वाइबा हो रहा था, तो मेरे से तीन चीज पूछा गया था। एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बताओ, दूसरा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जब यूज करते हैं तो उसमें एक रिडॉक्स इंडिकेटर का यूज करना होता है, तो यही यूज होता है फेरोइन। और फेरोइन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ एकदम सिंपल, आयरन का कॉम्प्लेक्स है बस, Fe PHEN का होल थ्राइस, और ये भी रेड कलर का होता है 3+। अब बताओ इसका रेड कलर किसकी वजह से है। कौन सा ट्रांजिशन, MLCT भाई। आपको फिर लिगेंड कौन सा दिखा, पाई वाला दिखा ना। तो जब पाई बॉन्ड, जहां भी लिगेंड ऐसा है जो एरोमेटिक है या पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करेगा, वो हमेशा MLCT होगा। LMCT का कंडीशन यहाँ पे क्या मेटल 3 में ही है, तो वही तो बोले आयरन शुड बी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 में होता तब बात करते, है ना। जब डी पूरा खाली हो जाता तब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जब तक डी में इलेक्ट्रॉन है तब तक लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सो इसका भी कलर किससे हो गया हमारा, MLCT से, ठीक है। ये तीन थे कौन से, बाइडेंटेड बट न्यूट्रल। अगला हम लोग लिखेंगे, ये खुद अकेले कैसे कोई कलर रहेगा, कलर कब आता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाओगे तभी ना, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये फेन वही तो है, यही तो है ये। मैं ये बोल रही कि केवल अकेले लिगेंड कलर नहीं होगा, तो अकेले थोड़े कलर होगा, जब कॉम्प्लेक्स आएगा तब ना उसमें चार्ज ट्रांसफर शुरू होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे जानते हो, ये भी जैसे इथिलीन NN लिखते थे ना वैसे ही बनाया जाता है, बस आपको ध्यान है कि N ऐसे गोला कर देंगे। ये पूरा, अब इतना रिंग कोई बनाएगा। क्लियर हो गया। अगर लिखो, न्यूट्रल हो गया पहला, दूसरे को आयनाइनिक बाइडेंटेड। आयनाइनिक बाइडेंटेड इसमें कौन कौन सा लिगेंड आता है, किसी को याद है आयनाइनिक वाले में। तीन आएंगे, एक तो ऑक्जेलेटो आएगा, ग्लाइसिनेटो आएगा, DMG आएगा, और एक एसिटाइल एसिटेनेटो आएगा, चार आएगा। तो आयनाइनिक बाइडेंटेड लिगेंड्स, आयनाइनिक बाइडेंटेड लिगेंड हमारा दूसरा कैटेगरी स्टार्ट होता है। एक्चुअली इसको थोड़ा आराम से इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी में खत्म तो हो जाएगा, फिर पता ना तुम्हें समझ आए ना आए। आप ध्यान रखिएगा जो चीज अभी आपको बताया हूँ, कलर, किसी को जमाई आ रही है, मैं रुको दूर कर देता हूँ। ज्यादा देर पढ़ा दिए क्या। आयनानिक बाइडेंटेड लिगेंड्स, पहला है ऑक्सलेटो। ऑक्जेलिक एसिड सुना होगा ना, ऑक्जेलिक एसिड से क्या बना, ऑक्सलेटो। जब ऑक्जेलिक एसिड का दोनों निकाल दोगे, ये दो नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों H+ आप निकाल दोगे तो जो बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलाइटो, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड से बना ऑक्जेलाइटो। सो ऑक्जेलाइटो का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। रुको जरा किसी से क्वेश्चन पूछूं। चलो तुम्हें जवाब आ रही थी, तुमको आ रहे थे। ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, एकदम सरल पूछो, एकदम हलवा क्वेश्चन, इसको बताने दो, तुम लोग मत बताओ। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर मिलता है ना, और फॉर्मिक एसिड चींटियों में। सोच के बताना, गलत हुआ तो भगा देंगे क्लास से।
ये है ऑक्जेलेटो, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OX2 नेगेटिव से। तो ये अब बाई मतलब दो नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। याद आया कुछ? इतना तो मैं बता लूं। अब अगर OX का बेटा कॉम्प्लेक्स बनाइएगा तो बताओ जरा, इसमें कौन सा मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का? 6 है ना। यहाँ पे कौन जोड़ेगा, ऑक्सीजन। इसको ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या समझोगे इसको, ऑक्जेलेटो, ठीक। NN लिखा होगा तो अब इसमें डोनर साइड क्या है, दोनों ऑक्सीजन है। बाकी पीछे जिसमें देखो तीनों में तीनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन थे ना। ये आपका ऑक्जेलेटो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। छोड़ो, वो नहीं बता पा रहे, तुम बता दो। फॉर्मिक और ऑक्जेलिक में कौन ज्यादा एसिडिक है, यही जानना है बस। हाँ, क्योंकि फॉर्मिक के पास केवल एक H+ आयन है और ऑक्जेलिक के पास दो, इसीलिए ना। पहले नंबर ऑफ H+ देखोगे ना, फॉर्मिक में कितना है और ऑक्जेलिक में। जब H+ बराबर हो जाए तब ना हम फैक्टर देखते हैं, डोनेटिंग है विड्रॉइंग है। पहले एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है कि नहीं, तो किस में H+ ज्यादा है, तब फिर चींटी खा के देखना टमाटर कौन ज्यादा खट्टा लगता है, खुद पता चल जाएगा। लाल वाली चींटी की चटनी खाओ, बनती है, मुझे पता है बनती है। खाने वाले सब खाते हैं, बस जो नहीं खाता वही बस नहीं खाता, बट खाने वाले तो सांप भी खाते हैं। टिड्डा, सांप, छिपकली सब खाते हैं सब। चाइनीज क्या नहीं खाते हैं। और उनका दिमाग तो कितना तेज होता है। हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे और दिमाग में गोबर भरा है। हाँ, आलू खाएंगे, आलू। नहीं, ऐसा नहीं, जिसको नहीं खाना ना खाओ, अलग बात है। बट हम लोग देखो, जैसा खाते हैं वैसा साला दिमाग में भरा है, वैसा करते भी हैं। रियलिटी यही है। जापानीज और चाइनीज को अगर आप देखोगे टेक के मामले में ना बहुत आगे हैं। हम लोग सिर्फ मंदिर के मामले में आगे हैं। हर मोड़ पे एक मंदिर। मतलब आप कहीं दुखी हो, भगवान जी यही है। और जैसे कहावत था ना कि भगवान कहाँ है, हर जगह है। सर्वव्यापी, इतने मंदिर और हर जगह दिखेंगे। बाहर निकले एक मंदिर। जब मंदिर जहाँ नहीं तो पेड़वे में धागा लपेट देते हैं सब, फिर वहू नमस्ते चालू। सो अपने यहाँ ऐसा ही है। अपने यहाँ हर भगवान का पूजा होता है, हर भगवान का। और हर चीज में हम लोग पीछे, पॉपुलेशन छोड़ दे तो। रियलिटी मतलब ये सच की मैं बात कर रहा हूँ। आप उठा के देख लो, टेक्नोलॉजी में चले जाओ, किस चीज में आप आगे हो, सबसे आगे। इकोनॉमी हम लोगों का 4th पे चल रहा है इस समय, 4th पे। बट तुम लोग को मतलब पर कैपिटा एक होता है, मतलब पर पर्सन। जिसका फर्स्ट है अमेरिका का, उसका 2.5 लाख समथिंग है पर पर्सन। जिसका हमसे जस्ट ऊपर है, ठीक है, उसका एक पर्सन का 1 लाख समथिंग है। और अपने इंडिया में 19,000 है। 19,000 पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन की इनकम। ठीक है, कम ही, हाँ, एवरेज लिया जाता है ना। उससे ज्यादा है नीचे वाले का, 6th 7th वाले का 70,000 80,000 है। GDP चाहे जो हो जाए, अगर पर कैपिटा नहीं है तो आप गरीब हो। बात समझे ना। वही एक कहा, पेपर पे लिख दिया 1 लाख रुपए, जेबा में 1,000 रुपए है, बस तो वही है। हाँ, जिनके पास है बहुत है अपने यहाँ। अपने यहाँ सिर्फ 1% लोगों के पास पूरी प्रॉपर्टी है। यही रियलिटी है। ठीक है, चलो हम लोग कौन सी बात पहुंच गए, हो गया, बन गया। ऑक्जेलेटो हो गया, दूसरा लिखो ग्लाइसिनेटो। सेकंड, ग्लाइसिन, सुना होगा नाम ग्लाइसिन। एक इकलौता अमीनो एसिड ऐसा है जिसका बेचारा एक आयरल होता है। ग्लाइसिन पूरे खानदान में इकलौता है जो एक आयरल है, बाकी सब के सब कायरल हैं। ऐसा भेदभाव क्यों, क्या चीज? हाँ, इसी वजह से। ग्लाइसिनेटो को GLY लिखा जाता है ना। मोनो एनानिक है, GLY, तो ग्लाइसिनेटो कहलाएगा ये। दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड, बट यहाँ पे डोनर साइड आपको ध्यान रखना है। डोनर साइड क्या क्या है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ग्लाइसिन होता है CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो हम OH को H हटा देंगे तो NN हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये NH2। सो एक डोनर साइड क्या है, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या हमारा नाइट्रोजन। तो बाइडेंटेड है डोनर साइड।
दो हैं, दोनों अलग अलग हैं, नेगेटिव चार्ज एक है, दिस इज यूनि नेगेटिव। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसी के साथ तो जी एल वाई का होल थ्राइस, एफ ई जी एल वाई होल थ्राइस, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। अब ये तीन जो है अंदर, तीन नेगेटिव अब बाहर आएगा तो इसके हिसाब से हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी ले आ लेंगे, ठीक है। सो इस तरह की कॉम्प्लेक्स बनाता है जी एल वाई। इसको जी समझना, आई मत समझना, ठीक है। जी एल वाई ग्लाइसिन आइटम, ये एक लिगेंड है हमारा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद जो आने वाला डीएमजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमजी का कॉम्प्लेक्स, डीएमजी को जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। पता है डीएमजी कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? बहुत सुंदर बनता है, रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, रोजी रेड होता है, उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पांच मेंबरिंग होते हैं, छह मेंबरिंग होते हैं, सब चार पांच मेंबरिंग, दो छह मेंबरिंग। उसका स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो तीसरा, थर्ड वन इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ग्लाई डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। तीसरा है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। पहले आपको ये बनाना ही दिखाऊंगा ग्लाइऑक्सिम बनता कैसे, ग्लाइऑक्सिम कहते किसे हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे बनता कैसे है, ठीक। इसका रिप्रेजेंटेशन डीएमजी किया जाता है, ठीक है। डीएमजी लिख लेना, डीएमजी, ठीक। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन करता है डीएमजी बनता कैसे। देखो डीएमजी कैसे बनता है। एक कंपाउंड है जिसका नाम है हमारा, ये 1,2 डाई कीटोन कहते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सिम क्या होता है, NH2OH इज कॉल्ड ऑक्सिम। ये हमारा क्या, 1,2 डाई कीटोन। इसमें हम लोग डालते हैं 2 मोल NH2OH। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक। ये क्या करता है, CO के साथ कंडेंस हो जाता है। तो जब ये CO के साथ कंडेंस होगा तो जो बनेगा उसी का नाम होता है डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सिम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये समझने की बात है। वो सबसे इंपॉर्टेंट डोनर साइड क्या है इसमें, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अरे यार क्या कर दिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये ग्लाइऑक्सिम है, ऑक्सीमेटो अभी नहीं बना है, ठीक है ना। दिस इज डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सिम। इन दोनों OH में से कोई एक H को हटा दोगे तो O माइनस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सीमेटो। और ये यूनि नेगेटिव होता है। कैसा होता है, यूनि नेगेटिव। तो हमने अभी क्या बनाया, हमने अभी बनाया ग्लाइऑक्सिम का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड DMG, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम। अगर आपको इसको लिगेंड बनाना है देन व्हाट वी हैव टू डू, एक इसमें से H प्लस निकाल दीजिए। निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N। मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ क्योंकि अब इसका काम करना है। तुम लोग भी छापना, बदल दे दूंगा तब छापना, ठीक। ये हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड N, एक पे क्या चार्ज आएगा, O नेगेटिव, और दूसरा क्या होगा, OH। कितने डोनर साइड है इसके पास, कौन कौन सा, दोनों नाइट्रोजन देता है मगर, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। दिखता है मगर होता नहीं है। ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, बोथ डोनर साइट इज नाइट्रोजन। ये कैसा चार्ज है, -1, यूनि नेगेटिव है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीएमजी कॉम्प्लेक्स। अब डीएमजी कॉम्प्लेक्स अभी बनाएंगे, क्या चीज बता के दिखाते हैं उसका काम क्या है। वो चिलेशन के लिए यूज होता है। हम्म, अभी जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो समझ जाओगे अपने फायदे के लिए क्या है वो, ठीक है। पहले आप लोग अभी तो समझ लो कि हाँ, पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि हम तो ये दिमाग लगाते हैं, बट हमेशा हमारे दिमाग से होगा जरूरी नहीं, कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग से काम करता है। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन कमजोर है, बट हमारे लिए जरूरी है। उसके लिए CO मजबूत है, बट उसके लिए जरूरी है। अभी तुम CO का एनवायरमेंट ले लो, 300 गुना ज्यादा बाइंड करता है उससे। आयरन का पेट भर रहा होता है तो आप मर जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे DMG भी करेगा अभी, निखिल चिलेशन कर लेगा O- के साथ। देखना कैसे करेगा, बनाऊंगा अभी। पहले इसको बना लो। अच्छा नीचे करूँ,
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नीचे मेंशन कर लेना कि इन डीएमजी बोथ डोनर साइड्स आर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देख के नेगेटिव मार मत देना, क्योंकि ज्यादा दिन याद रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए आप मेंशन कर लो कि डीएमजी में दोनों डोनर साइड कौन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। आज जो क्लास छोड़ा होगा वो पछताएगा, नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये ग्लाइऑक्सल है, ये आपका डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीम है, ये आपका ऑक्सीमेटो है। आयन बना तो एटीई जोड़ दो। अब एक नोट लिखना, ये बन जाए तब। ये यूज किया जाता है अगर मान लो किसी मिक्सचर में निकिल फंसा हो ना, निकिल गिर गया हो, तो आप ऐसे नहीं सेपरेट करोगे और डीएमजी डाल दोगे तो निकिल के साथ जाके एकदम रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सेपरेट कर लो, ठीक है। लिखा जाए, लिखो, नोट लिखो, NOT को डीएमजी फॉर्म, डीएमजी फॉर्म ए रोजी रेड कलर कॉम्प्लेक्स विथ निकिल, form a rosy red color complex with nickel, which is used to which is used to identify which is used to identify presence of nickel in the mixture, used to identify the presence of nickel into the mixture। ये बनता है, दिस इज, जब बनेगा इतना सुंदर दिखता है, मजा आ जाएगा, लगेगा साला कॉम्प्लेक्स है कि क्या खतरनाक चीज बना है। Cl को भगा के डीएमजी जगह ले लेगा, 2 डीएमजी कंज्यूम होगा, ठीक है। अब पूरा स्ट्रक्चर बना दूं मैं, इसको बना लो तब, क्योंकि डीएमजी का स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, बना है। स्ट्रक्चर ऑफ निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। अब आएगा मजा। स्ट्रक्चर ऑफ निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, CH3 C डबल बॉन्ड N। एक का O माइनस और दूसरे का OH, इसका O माइनस और इसका OH, ये दोनों आपस में अलग से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। निकिल कहाँ होगा, दोनों के बीचों बीच। अब ये क्या किया, नाइट्रोजन इधर से डोनर, नाइट्रोजन इधर से डोनर, नाइट्रोजन यहाँ का डोनर, नाइट्रोजन यहाँ का डोनर, हो गया डोनेट ना। ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा, दिस इज अंडरगो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके लिए अपना नेगेटिव चार्ज बनाया था। हो गया ना फायदा इसको। आप चाहो तो इसको थोड़ा H को बीच में बॉन्ड बना के तब दिखा सकते हो, उसको दिखाने से और फायदा होगा। तो फायदा की बात कर लेते हैं थोड़ा। मतलब मेरा पिंक कलर तो गायब हो गया, यहाँ H लिखो, ये बॉन्ड बन गया यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ऊपर वाले को भी। अब काउंट करो कितने मेंबर के कितने रिंग है, यही निकिल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले 5 मेंबर रिंग कितने हैं, एक मेथिल छूटा हुआ है मेरा, ये ना, 5 मेंबर के 4 रिंग है, 6 मेंबर के 2 ठो होंगे। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 6 मेंबर रिंग है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, हो गया।
और ऊपर वाला भी 6, ये 5 का है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर के 4 रिंग, 6 मेंबर के 2 रिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2, निकिल ऑक्सीजन बॉन्ड 0, निकिल नाइट्रोजन बॉन्ड 4। सारे चीजें मेंशन कर लेना। क्या क्या इसमें फिर से करोगे? 5 मेंबर के 4 रिंग, 6 मेंबर के 2 रिंग, निकिल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड हैं? 0, निकिल नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हैं? 4, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है? 2। देख लो अच्छे से। 4 मेंबरिंग दिख रहा है कहाँ कहाँ है? ये 4 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग 4 है कि 2 है? 2 ही तो है। 2 2 है, हाँ। 2 5 मेंबरिंग और 2 6 मेंबरिंग, टोटल रिंग की संख्या 4 है, ठीक। 5 मेंबरिंग 2 एंड 6 मेंबरिंग 2। इस रिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी कभी पूछा है नाइट्रोजन निकेल बॉन्ड कितने होते हैं डीएमजी कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ इतना ही कॉम्प्लेक्स आपको याद रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऊपर एक नीचे, इंट्रा है एक, ये एक ही कंपाउंड है ना? ये अलग अलग कंपाउंड दिख रहा है क्या तुमको? ये कॉम्प्लेक्स एक ही है ना? तो विद इन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर। जब इससे जुड़ के निकल से तो सब एक हो गए ना, अब हम सब एक हैं। अब इसका इतना हो जाएगा, इसके बाद निकिल का हाइब्रिडेशन DsP2 पूरा बना लो। फिर निकिल का और प्रॉपर्टी बताए ना, अभी तो यही इतने से काम नहीं होगा। ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ये सबसे क्वेश्चन आता है। निकिल हाइड्रोजन कहाँ कोई एक भी बॉन्ड है? तो दिख रहा है, आंख से देख के खुद बताओ। निकिल हाइड्रोजन बोल, निकिल नाइट्रोजन बोले हैं। अरे देख खुद से बताओ ना कौन कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है। नहीं, निकिल नाइट्रोजन बोला हूँ। निकिल और नाइट्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है, निकिल ऑक्सीजन के बीच में 0 बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कितना? एक डीएमजी पे कितना चार्ज है? -1। तो 2 डीएमजी पे -2, तो निकिल पे कितना है? +2 ना। ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता है और स्क्वायर प्लेनर आपको दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। नीचे लिखो DsP2 हाइब्रिड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, पैरामेट्रिक डायमेट्रिक। DsP2 अगर D8 है तो डायमेट्रिक होता है। सारी बातें लिख लो। क्या हो गया इसमें, क्या क्या लिखे? चार्ज निकल पे 2+ है, हाइब्रिडेशन DsP2 है, और क्या लिखे उसके अलावा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है। ऑप्टिकल एक्टिव होता है? नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्लेनर होता है ना, तो कट जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेनर हो गया ना, तो प्लेन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दोगे ना सीधे। ठीक। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो गया। आज यहीं तक। हाँ, आज यहीं तक। 10 बज गया।